नमस्कार, दस्तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भारत की सबसे बड़ी समस्या बनी है रेडिएशन। जी हाँ, बगैर रेडिएशन के ना तो प्लेन का पता चलता है, ना जहाज का पता चलता है, ना ही ट्रेनों का। लेकिन इसी माध्यम से जिस प्रकार जो है आज की परिस्थिति देखा जाए तो ट्रेनों में हाई डेफिनेशन का रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस रेडिएशन से महिला और पक्षियों पर खासा प्रभाव देखने को मिलता है। जी हाँ, आइए हम इस खबर में देखते हैं कि किस तरह के का रेडिएशन जो है किस पर असर होता है। मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन कितना खतरनाक होता है? क्या इसके पास रहना हमारी सेहत के लिए सही है या नहीं? चलिए जानते हैं। एक्चुअली उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है अभी। पहले के ज़माने में जब 1G जब था तो हम लोग सब वो मोटोरोला का कोई हमारे पास एक मशीन था, हम लोग टेस्ट करते थे। 2G में हम लोगों ने बात करना चालू कर दिया। 3G में हमारा पास नेट आ गया, फिर 4G का ज़माना आ गया तो नेट और वीडियोज़ हम लोग देख सकते हैं। आजकल तो ज़माना 5G का है। तो ये सारे जनरेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो स्पेक्ट्रम होगा रेडियो वेव्स का, उसको मॉड्यूलेट करने का प्रयास हम कर रहे हैं। अभी 5G के अंदर दिखते हैं कि जो वेवलेंथ जो है वो कितनी होगी, शायद 2 मीटर के ऊपर है। आज की तारीख में हम किसी मकान में अगर जाएंगे तो हमको मालूम पड़ता है कि भाई 5G का नेटवर्क होगा तो मकान के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों? मकान के अंदर जो खिड़की है वो खिड़की से उसकी लंबाई ज़्यादा है। खिड़की तो शायद 2 फुट की या 3 फुट की होगी, लेकिन मोबाइल के नेटवर्क की जो वेवलेंथ जो है उसकी लंबाई 3 मीटर या 4 मीटर हो सकती है, 2-3 मीटर हो सकती है। तो इसलिए खिड़की के अंदर से वो नहीं आ रहा है। तो ये जो बातें हो रही है इसलिए हो रही है कि हम लोगों ने उसकी फ्रिक्वेंसी जो है उसको मॉड्यूलेट किया। फ्रिक्वेंसी अगर मॉड्यूलेट होती है तो उसकी वेवलेंथ मॉड्यूलेट हो जाएगी। तो वेवलेंथ तो इस तरह से, मान लो एक लकड़ी है 1 मीटर की 2 मीटर की, उससे हम किसी को मार रहे हैं। इस तरह की बातें जो है बातें हम लोग कर सकते हैं दूसरी शब्दों में। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जिस तरह के ये इंटेंसिटी बढ़ाएंगे हम लोग की नेटवर्क की, उसका इफेक्ट भी जो होगा वो ज़्यादा होगा और पंछियों के ऊपर उसका असर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सार होता क्या है? सार का स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट आज की परिस्थिति जाने तो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ये डिवाइस तरंगों पर काम करते हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। ये जो तरंगे होती है नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती है, इनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करती है। ये जो रेडिएशन होता है शारीरिक लाभदायक नहीं होता है, ताकि नुकसानदायक ही होता है। मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग होती है, यानी ये सीधा डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन लगातार और ज्यादा एक्सपोजर से सेहत पर असर पड़ सकता है। क्या मोबाइल टावर के नीचे रहना सुरक्षित है? आमतौर पर मोबाइल टावर के एंटेना से रेडिएशन साइड में फैलता है, सीधे नीचे कम होता है, लेकिन टावर के बेहद करीब रहना लंबे समय में नुकसानदायक हो सकता है। आज का विज्ञान का युग है और इस युग में हम विज्ञान के जो गैजेट्स है, मोबाइल्स रहो, वाईफाई रहो, 5G, 6G, इसका हम उपयोग कर रहे हैं। मगर इसका परिणाम हमारे सेहत पे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण पे क्या हो रहा है, इसकी किसी को खबर नहीं है। और जिस तरह से स्टडी होना चाहिए पूरे दुनिया में, उस प्रकार की स्टडी भी नहीं हुई है। मगर जो भी आज स्टडी हुई है उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो होता है, वो इम्पैक्ट जो हमारे शरीर पर होता है, बच्चों पे होता है, बूढ़ों पे होता है और हमारे पर्यावरण पे होता है। इसका कारण भी है। जो हम रेडिएशन जो रेडिएशन तो एक तो नेचुरल रेडिएशन है, सूरज से आने वाला रेडिएशन है, और एक मैनमेड रेडिएशन है जो हम टावर्स और मोबाइल्स के द्वारा हम उसको फैला रहे हैं। उसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, 2 प्रकार के रेडिएशन होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो एकदम हानिकारक है क्योंकि प्रचंड उसमें से ज़्यादा गर्मी निकलती है, और नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है वो हम मोबाइल में और टावर्स में यूज़ करते हैं। जो स्टडी साइंटिफिक आजकल हुई है उसका कहना है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का प्रभाव हमारे शरीर पर हानिकारक नहीं होता। मगर जो स्टडी बाकी संस्थाओं ने की है, जैसे WHO ने स्टडी की है, कैंसर की एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, उन्होंने स्टडी किया है, तो उनका मानना है कि जो रेडिएशन कितना बाहर निकलता है और कितनी मात्रा में निकलता है उस पर डिपेंड है। और अगर इतना, जैसे मोबाइल टावर में और मोबाइल में हम जो रेडिएशन यूज़ करते हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं,
यानी हर्ट्स और गीगाहर्ट्ज। तो हमारे यहाँ तो अभी 600 मेगाहर्ट्ज से कम 25 गीगाहर्ट्ज तक हम यूज़ कर रहे हैं। इस रेडिएशन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? कुछ रिसर्च के अनुसार सिर दर्द, नींद न आना, थकान, याददाश्त कमजोर होना और लंबे समय तक ज्यादा एक्सपोजर से कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि इस पर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। यही हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी जो वेव्स है उनके वजह से जो गरोदर माताएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं जिनके जो ऑर्गन्स डेवलपमेंट के फेज में रहते हैं, तो जैसे धीरे धीरे वो उनके हड्डियां है, उनके नाक है, उनके कान है, बाकी ऑर्गन जो बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे स्टेज में अगर ये जो हाई रेडियो फ्रिक्वेंसीज का इम्पैक्ट अगर वो प्रेग्नेंट वुमन को या फिर ये छोटे बच्चों को हुआ तो उनमें आगे चलकर, तभी नहीं आगे चलकर के कैंसर होने का प्रमाण जो है बढ़ने की शक्यता ज़्यादा रह सकती है। रेडिएशन की सुरक्षित सीमा क्या होती है? भारत में टावर से निकलने वाली रेडिएशन की सीमा को 0.45 वाट मेंटोग्वर तक रखा गया है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 10 गुना कम है। लेकिन क्या ये सच में सुरक्षित है? क्या इन मोबाइल टावरों की वजह से पेड़ों और पक्षियों पर असर हो रहा है? हाँ, कई रिसर्च और रिपोर्ट बताती हैं कि मोबाइल रेडिएशन की वजह से पक्षियों की संख्या कम हो रही है, उनके नेविगेशन और रिप्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, पेड़ पौधों की ग्रोथ भी प्रभावित हो रही है। लेकिन हम बात करेंगे पंछियों की, तो पंछियों के ऊपर उसका बहुत सारा बुरा असर जो है वो हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि भाई पंछियों की संख्या जो है दिनों दिन कम हो रही है। हम लोग देखते हैं कि हमारे खुद के जीवन के ऊपर वो मोबाइल के टावर का असर जो है बहुत ज़्यादा अगर होता है, तो हमारे घरों में रहने वाले जो पंछी जो आज तक थे, जो किलबिलाहट कर रहे थे, वो गायब हो जाएंगे। अब क्या क्या असर हो रहा है, तो बहुत सारे पेपर हमको आज तक ये बताते हैं कि भाई उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पंछियों का वो खराब हो रहा है। तो उसमें मराठी में जिसको हम विनी का हंगाम बोलते हैं कि भाई मीटिंग पीरियड जो होता है, वो मीटिंग पीरियड जो है वो डिस्टर्ब हो गया। वो कोई हंगाम में ही वो होना चाहिए पंछियों का, वो मीटिंग जो है, वो सिस्टम जो है उनका सिस्टम जो फेल्योर हो रहा है, उसके अंदर चेंजेस जो है आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं। मान लो सुगरन की अगर हम बात करेंगे, तो हम सितंबर में, अगस्त में हम लोग देखते हैं कि वो अपने एक वो घास का जो छोटा सा दाना होगा वो लेके आते हैं और फिर अपना मकान बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। तो उनके अंदर चेंजेस जो है वो लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि भाई ये पंछियों के ऊपर ये मोबाइल के टावर का असर जो है हो गया है, और वो उनके जो घोंसले जो नीचे झूला करते थे, वो आज उनकी संख्या जो है काफ़ी कम हो गई है। हम दूसरी बात करेंगे, उनका डीएनए जो है वो भी चेंज हो रहा है, ऐसा माना जाता है। उनका नर्वस सिस्टम जो है पंछियों का वो चेंज हो गया है बहुत सारे दिनों तक अभी। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उनका बिहेवियरल जो है बिहेवियर चेंज हो गया। हमने बचपन में देखा होगा कि भाई हमारा मुर्गा जो होता था वो बिल्कुल सुबह 5 बजे भाग देता था, तो उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो काम कर रहा है मुर्गे के अंदर। तो उनके अंदर की जो क्षमता जी थी कि भाई उठने की, किसी समय के ऊपर उठने की, किसी समय के ऊपर जाने की, चारा लाने की, इन क्षमताओं के ऊपर मोबाइल के टावर्स का असर जो है वो हो गया, ये हम लोग मान के चलते हैं। उनका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो बदल चुका है। कुछ का कहना है कि उनका जो हैचिंग पीरियड जो है, जो मान लो अंडे फोड़ रहे हो, तो अंडे जो है, हम मुर्गी का अंडा देखते हैं कि बहुत सारे अंडे पहले खराब भी होते थे, उसको खाते नहीं थे हम लोग। तो इन तरह के वो जो हैचिंग पीरियड जो है वो उनकी संख्या भी कम हो गई है। उनका वो अंडों के अंदर उनका एम्ब्रियो जो होता है वो खराब हो जाना, मतलब उनकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाना, इनकी संख्या जो है बार बार बढ़ रही है। पंछियों की उड़ने की क्षमता जो है, मान लो उसको बोलते हैं कि डिसओरिएंटेशन ऑफ द फ्लाइंग। तो पंछी जो है, पंछी सुबह उड़ रहा है और बिल्कुल अपने मकाम के ऊपर दौड़ रहा है, शाम को बराबर अपने घर में वापस आ रहा है। तो वो उसके दिमाग में जो एक जीपीएस जो फिट था, हम बोल सकते हैं कि भाई उसका कोई सिस्टम होगा। तो पंछी जो है वो डिसओरिएंटेड हो गए। तो सुबह उठते हैं तो किस दिशा में उनको जाना है उनको नहीं मालूम, तो बिल्कुल वो रैंडमली घूमते रहते हैं। वो इस तरह के रिसर्च जो है वो आजकल सामने आ रहा है। और जिस जगह ये मोबाइल के टावर्स ज़्यादा अगर होंगे, तो उस जगह या उस परिसर में इस तरह के जो बिहेवियरल जो है पंछियों के अंदर वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि पंछियों की संख्या जो है बहुत कम हो गई है और उनका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये तो असर है। तो फिर क्या हमें इन टावरों से डरना चाहिए या नहीं? अगर मोबाइल टावर आपकी बिल्डिंग के बिल्कुल करीब है और लगातार रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है,
तो ये चिंता की बात हो सकती है। बेहतर होगा कि सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट से सलाह लें। और बहुत सारे बीमारियां भी होने की शक्यता ज़्यादा है। ये इंटरनेशनल स्टडी जो है वो स्टडी है। इंडिया के हमारे MOEF ने भी स्टडी करने की कोशिश की, मगर सिर्फ वो स्टडी जो है सिर्फ बर्ड्स के ऊपर स्टडी की थी कि हमारे स्पैरोज जो चिमनियाँ जो उस पर स्टडी किया है। और उन्होंने मान लिया है कि ये जो ज़्यादा रेडिएशन और कंटिन्यूस रेडिएशन अगर होता है तो हमारे पशु पक्षियों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जो 2 संस्थाओं ने स्टडी की है उसका कहना है कि ज़्यादा मात्रा में अगर ये रेडिएशन अगर आपके ऊपर आ रहे हैं या ज़्यादा मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं या टावर के पास आप लोग रह रहे हैं तो शक्यता ज़्यादा है कि आपको कैंसर हो या ट्यूमर का निर्मित हो, या फिर तुम्हारा जो ब्रेन है वो भी एक प्रकार सिग्नल पे काम करता है, यानी वेव पे काम करता है, तो वो वेव भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हमारी पूरी जो यंत्रणा है ब्रेन की वो यंत्रणा में भी बिगाड़ आ सकता है। तो इस प्रकार का ये प्रभाव है, मगर जानबूझ के आज तक इसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के बाद इसकी स्टडी होना चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। मगर ये दूसरी मात्रा में डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, देश के GDP या इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी ये जो मोबाइल्स, टावर्स और ये जो रेडिएशन जो हम यूज़ करते हैं नॉन ऑइजन, उसकी ज़रूरत भी है। तो मेरा कहना ये कि ठीक है, डेवलपमेंट के लिए उतना आवश्यक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है, मगर हमारे हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आगे जाके सब लोग मारे जाएंगे। तो इसीलिए स्टडी होना चाहिए, डिटेल स्टडी होना चाहिए। अगर रोजाना सैकड़ों ट्रेनों का आना जाना होता है, तब भी यहाँ ट्रेनें रिहायशी इलाकों से गुजरती हैं। ट्रेनें पक्षियों की तरह पंख पसारे रेडिएशन लेकर कई स्पीड से आगे निकल जाती हैं। और यही नहीं, जिस स्पीड से ये ट्रेनें निकलती हैं, तो दाएं और बाएं के 1 किलोमीटर के दायरे को घेरकर तेजी से दौड़ जाती हैं। जब भी ये ट्रेनें गुजरती हैं, तो उनके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब कम स्पीड में ही नेटवर्क गायब हो जाता है, तो तेज रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेनें कितनी बड़ी मात्रा में रेडिएशन छोड़ती होंगी। ये ट्रेनें पूरे भारत में भ्रमण करती हैं और न जाने कितनों को रेडिएशन का शिकार बनाकर निकल जाती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इनके रास्ते में कई स्कूल और कॉलेज भी आते हैं। तो सोचिए, उन पर क्या असर पड़ता होगा। नहीं, उसके लिए ओनली हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी जो वेव्स है वो तो कारणीभूत है ही नहीं। ये जो ग्रीन गैस जो है, ग्रीन गैस हाउस जो है, जैसे वातावरण में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रमाण है और जो नाइट्रिक एसिड का जो प्रमाण है वातावरण में, ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो है, जो इंडस्ट्री के वजह से और पेट्रोल डीजल के वजह से जो पॉल्यूशन जो निर्माण हुआ है और उसके वजह से ऑक्सीजन का वातावरण में कमी हुआ है, उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसका ये कारण है। ऑनलाइन परीक्षाओं के दौरान भी ये देखा गया है कि जब ट्रेनें गुजरती हैं, तो नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है, जिससे छात्र ऑनलाइन परीक्षा देने में असफल हो जाते हैं। अब तक कितने बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया होगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि इस रेडिएशन से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। और भविष्य में अगर ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, तो रेलवे जंक्शन, रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरियों से कम 1 किलोमीटर दूर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएं, ताकि इस रेडिएशन के खतरे से बचा जा सके। न्यूज डेस्क, चंद्रपुर। गणेश अडलूर।